नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकसभा चुनाव पर हमारा खास शो बैटल 2024 और मैं हूं आपके साथ परवीन शेख। 2024 चुनाव अपने आखिरी पड़ाव पर है। छठे चरण में 8 राज्यों की 58 सीटों पर आज वोट डाले जा रहे हैं, जिसमें दिल्ली से लेकर जम्मू कश्मीर तक की सीट शामिल है। यूपी की 14, बिहार की 8, हरियाणा की 10, दिल्ली की 7, पश्चिम बंगाल की 8, झारखंड की 4, उड़ीसा की 6 और जम्मू कश्मीर की 1 सीट पर वोटिंग जारी है। जम्मू कश्मीर की अनंतनाग राजौरी लोकसभा सीट पर तीसरे चरण में चुनाव होना था, लेकिन अब छठे चरण में वोटिंग हो रही है। 2019 में इन 58 सीटों में से बीजेपी ने 40, बीएसपी ने 4 सीटें जीती थी, तो टीएमसी ने 3, बीजेडी 4, जेडीयू 3, एलजेपी 1 और आजसू 1 और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी 1 सीट यहां पर जीती थी। इसके अलावा सपा भी 1 सीट जीतने में सफल रही थी। कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, आरजेडी तो अपना खाता तक नहीं खोल सके थे। बीजेपी ने हरियाणा और दिल्ली में क्लीन स्वीप किया था। ये चरण इंडिया अलायंस और बीजेपी के लिए क्यों है खास, इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार। आप दोनों का स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, मोदी क्या यहाँ पर 400 की तरफ बढ़ रहे हैं या फिर विपक्ष के लिए कुछ अभी बचा है? देखिए, ये जो 58 सीट्स हैं, इसमें कांग्रेस पार्टी को क्या मिला? लड्डू। आम आदमी पार्टी को क्या मिला? लड्डू। क्यों मिला? क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी की साख है। पिछली बार भारतीय जनता पार्टी जीत के आई 40, इस बार ये 50 का आंकड़ा छूने जा रहा है। उसके कई सारे कारण हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी चीज जो आपने कहा कि भाई 400 की तरफ, ये बिल्कुल 400 की तरफ बढ़ने वाला है, इसमें तो कोई डाउट ही नजर नहीं आ रहा। ममता बनर्जी 4 सीटें जीती पिछली बार, मैं तो देख रहा हूं सारी की सारी सीटें फंस गई है। ममता बनर्जी को इस फेज में मिलेगा 0। इस तरह की स्थिति पैदा हो गई है। क्या है वजह? कई सारे लोग कह रहे ओ माहौल थोड़ा बदल रहा है, तो झूठी आशा दिलाने के लिए बताइए सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। बहाना क्या क्या हो सकता है, सब लिस्ट तैयार हो रहा है। इलेक्शन कमीशन जो है बड़ा पार्शियल था, ईवीएम मशीन जो है वो उसमें गड़बड़ थी, ये जो वोटिंग परसेंटेज में खेला हुआ, परसेंटेज ऊपर नीचे हुआ, उसी चक्कर में सुप्रीम कोर्ट भी गए, सुप्रीम कोर्ट से भी लताड़ पड़ी। एक बात समझने की है, देयर इज नो एंगर अगेंस्ट पीएम मोदी। ये इलेक्शन मोदी वर्सेस एंटी मोदी वोट्स के बीच का मुकाबला है। पिछले बार जितना जीते तो जीते ही, और ज्यादातर सीटों पे अगर आप देखेंगे तो मार्जिन भी बहुत ज्यादा। ये 2019 की बात है। अभी क्यों मैं कह रहा हूं ये एडिशनल, वो इसलिए कह रहा हूं कि महिलाओं को गैस मिल रहा है, घर घर बिजली पहुंच गई, बहुत सारे घरों में नल का पानी आ रहा है। उज्ज्वला योजना तो अलग है कहानी, जिसके बारे में मैंने बता दिया। साथ ही साथ ये 5 केजी पर व्यक्ति अनाज मिल रहा है। ये ऐसा मारक हथियार प्रधानमंत्री मोदी ने विरोधियों के खिलाफ इस्तेमाल किया है, इसकी कल्पना आप नहीं कर सकते। जो लोग दिल्ली में बैठ करके भाषण दे रहे हैं, उनको ग्राउंड रियलिटी का कुछ पता नहीं है। और ये जो पैसे जा रहे हैं, ये सारी चीजें 2019 के चुनाव के बाद लोगों तक पहुंचाई गई है। तो एक जो बेनिफिशियरी क्लास है, और खास करके महिलाएं, वो अपने पति का, कास्ट लीडर का, वो किसी की बात नहीं सुन रही। वो अपने मर्जी से वोट कर रही है, और अनाज, गैस, घर, टॉयलेट, जो तरह तरह की चीजें जो उन तक पहुंची है बिना भ्रष्टाचार के, ये वॉन्डर कर रहा है। 2024 के चुनाव में कंपटीशन तो था ही नहीं। प्रधानमंत्री ने जो कहा कि 400 पार करेंगे, उसी में सारे लोग उलझ गए, रह गए। लेकिन वाकई जिस तरह के अब जो सिचुएशंस दिख रही हैं, और खास करके 6th फेज में, ये तो मुझे लगता है कि बहुत ही फ्लाइंग कलर्स के साथ प्रधानमंत्री मोदी इस बैटल को जीतने वाले हैं।
चलिए, इस बैटल को जीतने वाले हैं। राजीव जी, हरियाणा में भी आज वोटिंग हो रही है, लेकिन हरियाणा में क्या मोदी फैक्टर काम करेगा, या फिर जिस तरह से विपक्ष दावे कर रहा है कि हरियाणा में बीजेपी के लिए कुछ नहीं? देखिए, सबसे बड़ी बात तो यह है, हरियाणा में विपक्ष है कौन और दावा कौन कर रहा है। वहां पर कांग्रेस है, दुष्यंत चौटाला की पार्टी है, और फिर दूसरे तरफ एक आम आदमी पार्टी भी चुनाव लड़ रही है एक सीट पर। लेकिन सबसे बड़ी पार्टी तो वहां पर भारतीय जनता पार्टी के बाद कांग्रेस ही है, और कांग्रेस अगर दावा करे तो उसके नेता ही उन दावों की पोल खोल देते हैं। कांग्रेस हरियाणा के अंदर इतनी बड़ी गुटबाजी में फंसी है कि वहां एक सीट पर भी संघर्ष के लायक होना मुश्किल दिखाई पड़ रहा है। हरियाणा कांग्रेस की गुटबाजी आप ये समझ लीजिए कि 2 दिन पहले राहुल गांधी जाते हैं वहां रैली करने के लिए, यही महेंद्रगढ़ में, और वहां पर उनके पास में बैठी हुई एक तरफ किरण चौधरी और दूसरे तरफ राव दान सिंह जो वहां के कैंडिडेट हैं। किरण चौधरी और दान सिंह के बीच ऐसा झगड़ा शुरू हुआ कि किरण चौधरी कह रही हैं मुझे तो बर्बाद कर ही दिए, अब मेरी बेटी श्रुति चौधरी की टिकट की बात कर रहे थे, उसको छीनकर इसको दे दिए हो। अब दोनों में इतनी बहसबाजी हो गई कि राहुल गांधी एक साथ बीच में फंसे हुए थे और ये दोनों हाथापाई के नौबत पर पहुंच गए। उसके बाद भूपेंद्र सिंह हुड्डा आए, राहुल गांधी को उठाकर वहां से ले गए कि दोनों के बीच में कहीं पिस जाओगे तो मीडिया में क्या खबर बनेगी। हरियाणा की कांग्रेस एक तरफ शैलजा का गुट है, एक तरफ ये किरण चौधरी का गुट है, एक तरफ रणदीप सुरजेवाला का गुट है, एक तरफ है जो भूपेंद्र हुड्डा का गुट है। अब ये सारे के सारे गुटों के बीच तालमेल है ही नहीं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो है वो खुद से ये उदय भान सिंह को प्रदेश अध्यक्ष बनाए, उसके बाद हुआ क्या, कुलदीप बिश्नोई छोड़कर चले गए पार्टी और भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लिया। अब हरियाणा में जो आपसी तालमेल ही नहीं है, सब जिनके भी गुट हैं वो सब सोनिया गांधी राहुल गांधी के करीबियों में से हैं। एक बंसीलाल के परिवार से, एक है जो हुड्डा परिवार तो लगातार सोनिया गांधी के करीबी रहे, और इधर अगर सुरजेवाला की बात करें राहुल गांधी के करीबी ही माने जाते हैं। कुमारी शैलजा जो कि दलित लीडर हरियाणा की मानी जाती है, उनको जो इग्नोर किया गया लगातार, उससे हरियाणा में कांग्रेस का एक बड़ा तबका पार्टी छोड़कर चला गया है। हर रोज कांग्रेस के नेता भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। जब से सरकार यानी कि सीएम बदले उसके बाद भी दुष्यंत चौटाला हो या फिर कांग्रेस का हो, ये सारे नेताओं की जो भगदड़ मची भारतीय जनता पार्टी में जाने की, अब इस आधार पर कांग्रेस कैसे दावा करे कि एक भी सीट हम जीत रहे हैं, जो अपनी पार्टी को नहीं संभाल पा रहे हैं। कोई ऐसा नया मुद्दा आया नहीं, इन लोगों ने कोई ऐसा काम किया नहीं जिससे ये दावा कर सके, एक हंगामा करने के अलावा कि किसान के मुद्दे पर प्रदर्शन करवाएंगे। और हरियाणा में अगर प्रदर्शन करने वाले किसानों की संख्या इतनी होती तो फिर पंजाब से चलता हुआ जो जत्था हरियाणा पर रुका था, हरियाणा के लोगों को हरियाणा के बॉर्डर क्रॉस नहीं करना था, हरियाणा से निकलकर दिल्ली बॉर्डर पर आना था। एक भी दिल्ली बॉर्डर पर ऐसा लगा कि हरियाणा के किसान आकर जमे हुए हैं, यानी हरियाणा में वो गुस्सा नहीं है। ये पंजाब के कुछ ऐसे मंडी के दलाल हैं जो कि पूरी व्यवस्था को अस्त व्यस्त करना चाहते थे, जिसको हरियाणा ने सीधे तौर पर जवाब दिया। इसलिए हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी पिछली बार भी सारी सीटें जीती थी, इस बार भी 10 की 10 सीटें जीतेगी, इसमें कोई शक नहीं है। किसानों के साथ साथ डॉक्टर साहब महिला पहलवानों का भी मुद्दा जोर शोर से उठाया जा रहा है, ना सिर्फ वहां बल्कि इसी पूरे देश में। पीएम मोदी ने खुद यहां पर अपनी कई चुनावी रैलियों में महिला सम्मान, उन्होंने खुद कहा है कि कांग्रेस महिला विरोधी है। देखिए, ये मसला बिल्कुल अलग है। कुछ लोग महिला पहलवानों को लेकर के बातचीत कर रहे हैं, सारी चीजें कर रहे हैं। ये सारे लोग इस बात को भी जान रहे हैं कि महिला पहलवान ये तमाम महिला पहलवान नहीं है। 5-7 महिला पहलवानों ने भूषण के खिलाफ जो है वो आंदोलन किया, लेकिन ये आंदोलन उसी समय डीलेजिटिमाइज हो गया। ये मीडिया के लिए है, लेफ्ट लिबरल कबाल के लिए है, वो जो कांग्रेसी पत्रकार हैं उनके लिए है, लेकिन आम जनता के बीच भाई मैं आपको एक उदाहरण में दे देता हूं। भाई उसका बेटा लड़ रहा है ना, आप जाकर के वहां प्रचार कीजिए, हरा दीजिए वहां, तो आप सही हो जाएंगे, हम गलत हो जाएंगे।
सबको मालूम है कि हुड्डा ने यह खेल किया था। आपको लड़ना है ब्रजभूषण से, आपको बनना है पहलवान संघ का जो है वो अध्यक्ष, आप चुनाव में हार गए तो आप दूसरे तरीके से कानून, अब महिला इशू हो जाता है तो सारे लोग जो है वो पॉलिटिकली जो है वो अलग जगह अपने आप को पाते हैं। तो महिला इशू अपनी जगह पे है। इसके जरिए क्या करना चाह रही थी कांग्रेस पार्टी, हरियाणा में कैसे रिवाइव करना चाह रही थी? एक जाट सेंटिमेंट्स को खड़ा करना चाह रही थी। अब इसकी चीज को समझिए, वहां जाट से कहीं ज्यादा संख्या नॉन जाट का है। ओबीसी पॉपुलेशन प्रचुर मात्रा में है। सैनी साहब को अचानक से मुख्यमंत्री इसलिए नहीं बनाया गया है। वहां जाट वर्सेस नॉन जाट, ये हरियाणा की राजनीति का एक बहुत बड़ा पहलू रहा है और ये नॉन जाट जो है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है। अब कुछ जगहों पे कुछ बवाल था किसान आंदोलन में, कुछ हरियाणा से भी, वहां पे भी वो का पंचायत लगती थी बड़ी बड़ी, है ना। लेकिन क्या हुआ भाई, आपने जयंत चौधरी को अपने साथ मिला लिया तो जाट वोट भी वो बट गया। जिस इलाके में इधर के जाट लॉबी के साथ जो लोग जुड़े हुए लोग हैं वो ऑलरेडी उधर है। तो ये जो अंक गणित समझाया जा रहा है, पहलवान की बेटी पहलवान पहलवान पहलवान, भाई 5-7 को छोड़ के हमने तो वो भी देखा कि भाई ये लोगों ने कहा कि भाई सीधे, भाई बहुत सारे पहलवान नाराज हैं जिस तरीके से ये चीजें हुई है कि इन लोगों को बिना क्वालिफिकेशन राउंड के आपने टूर्नामेंट में जाने दिया बस इसलिए कि भाई पहले इन लोगों ने मेडल लिया और ये चैलेंज करके कह रहे थे कि भाई हम ट्रायल नहीं देंगे। तो उससे हर शहर में, हर ब्लॉक में वहां पहलवानी होता है, अलग अलग अखाड़े हैं और वहां पे लोग नाराज है कि भाई इन लोगों की वजह से बहुत नुकसान हुआ है। अब एक परिवार, जीजा साली भाभी, ये सारे लोग मिलके आप आंदोलन करोगे और ये सोचोगे कि इसका इंपैक्ट नेशनल इलेक्शन पे हो जाए, यू आर आउट ऑफ योर माइंड। चुनाव में ये सारे मुद्दे होते हैं जो कहते हैं कि भाई एंटीडोट्स, बीच बीच में भाषण देने के लिए, टीवी पे डिबेट करने के लिए, लेकिन इससे सीटों के ऊपर असर पड़ने लग जाए, वोटिंग के ऊपर असर पड़ने लग जाए, ऐसा होता नहीं है। मैं इतनी सारी बातें मैं इसलिए किया क्योंकि अभी ये सारी चीज़ों को लेकर के बवाल जो है ना वो मचता रहता है, हर चीज़ होता रहता है और हर चीज़ को हिंदुस्तान के पत्रकार वो इलेक्शन से जोड़ देते हैं। बड़ा आसान चीज़ होता है कि कोई भी मुद्दा है उसको इलेक्शन से जोड़ दो। ये मसला इलेक्शन से आपने जोड़ा, ठीक है, लेकिन बहुत ज़्यादा आपने इन्फ्लेट कर दिया, बहुत ज़्यादा इसके असर का आकलन आपने कर दिया जो वास्तव में है नहीं। चलिए, ये तो मुद्दा है नहीं, लेकिन यहाँ पर छठे चरण में यूपी की सबसे ज़्यादा सीटें हैं जिन 14 सीटों पर हो रहा है और अखिलेश यादव को बहुत ज़्यादा उम्मीद है इस छठे चरण में। पता नहीं किस बात का उम्मीद है। पिछली बार अखिलेश यादव और मायावती एक साथ आई थी। अब मायावती की बीएसपी और कांग्रेस, इन दोनों की तुलना अगर उत्तर प्रदेश में करें तो आपको क्या लगेगा, कांग्रेस का वोट बेस ज्यादा बड़ा है या मायावती का वोट बेस ज्यादा बड़ा है उत्तर प्रदेश के अंदर? जब दोनों पार्टियां एक साथ आई थी तो 15 सीटों पर इन दोनों ने जीत दर्ज की थी, उसमें से 10 सीटें मायावती ने जीती थी। अब इन लोगों का मानना है कि मायावती तो इस बार पूरी तरह से खत्म हो चुकी है, 10 सीटें जो पिछली बार जीती थी वो एक भी नहीं जीत पाएगी। तो यानी कि अगर मायावती उन 10 में से एक भी सीटें नहीं जीतेगी तो उन सीटों पर मायावती के अपने वोट आधार तो है और वो अपना वोट लेकर अलग होती है तो इसका मतलब उन 10 सीटों पर भी भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, कांग्रेस और सपा तो नहीं जीतेगी। 5 सीटों पर समाजवादी पार्टी जीती थी पिछली बार उत्तर प्रदेश के चुनाव में, लेकिन उन 5 सीटों में अखिलेश यादव बचा के कितना रख पाए? उपचुनाव हुए 2 सीटों पर, आजमगढ़ में उपचुनाव हुआ, भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की, वहां पर यादव लैंड की बात की जा रही थी, दिनेश लाल यादव वहां पर जीत दर्ज किए और इस बार भी धर्मेंद्र यादव हारेंगे।
अपर्णा यादव गई वहां चुनाव प्रचार के लिए और अखिलेश के खिलाफ बोली, डिंपल के खिलाफ बोली। मुलायम सिंह यादव के परिवार में ही दो भाग बट गए। तो ऐसे में रामपुर का चुनाव हुआ, उपचुनाव हुआ लोकसभा का, वहां भी समाजवादी पार्टी हार गई। केवल 3 सीटें बच पाई चुनाव के बाद समाजवादी पार्टी के पास। अब 1 सीटों की जो बात कर रहे हैं कि ये छठे चरण के चुनाव में 1 सीट समाजवादी पार्टी जीत पाई थी। अब आगे भी जितने जो लास्ट फेज के चुनाव होंगे, पूरे उत्तर प्रदेश की स्थितियों को देखें तो समीकरण तो सपा के खिलाफ उसी समय चला गया जब मायावती ने समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं किया। हर सीट पर मायावती के उम्मीदवार की रिपोर्ट देखिए, वो या तो कॉन्टेस्ट में है या फिर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस जिन वोट की बात कर रही है, ये पीडीएस समीकरण की बात करते हैं, उसमें से वो 15 से 20% वोट तो काट ही रही हैं। तो ऐसे में उत्तर प्रदेश में अगर समाजवादी पार्टी उम्मीद बना के रखी हुई है तो ये तो दिवा स्वप्न जैसा है अखिलेश यादव के लिए। कहीं भी ये जो छठे चरण के चुनाव है, झारखंड जैसे राज्य में देखिए आलमगीर के पास मिलता है 37 करोड़ रुपया और उसके बाद कहते हैं कि वहां के भोली भाली जनता को बरगला लेंगे कि उसके नौकर के यहां से पैसा मिला, उसका पैसा नहीं था। यह संभव नहीं है। जिस तरीके की परिस्थितियां बनी है उसमें इस चरण के चुनाव में, जैसा डॉक्टर साहब ने कहा, 50 का आंकड़ा भारतीय जनता पार्टी पार कर रही है, तो पार करने की स्थिति में दिखाई पड़ रही है। चलिए, छठे चरण के मतदान पर इस सटीक विश्लेषण के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो आज कई मशहूर हस्तियों की भी किस्मत दांव पर है। इनमें उड़ीसा के संबलपुर से चुनाव लड़ रहे धर्मेंद्र प्रधान, उत्तर पूर्वी दिल्ली से बीजेपी के मनोज तिवारी और कांग्रेस के कन्हैया कुमार, उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर सीट से ही बीजेपी के मेनका गांधी और जम्मू कश्मीर के अनंतनाग राजौरी से महबूबा मुफ्ती, पश्चिम बंगाल के तमलुक से बीजेपी के अभिजीत गंगोपाध्याय, हरियाणा करनाल सीट से मनोहर लाल खट्टर, कुरुक्षेत्र से नवीन जिंदल और गुरुग्राम सीट से राव इंद्रजीत सिंह की किस्मत आज ईवीएम में बंद हो जाएगी। बैटल में आज के लिए इतना ही। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।